एसी चला दो, गर्मी लग रही है बहुत जोर से, जल्दी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकली शोभा यात्रा पर अचानक से कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया था और उस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। रोहिणी कोर्ट ने 14 में से 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि दंगे के 2 मुख्य आरोपी अंसार असलम और 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस की कस्टडी में दंगाई बेखौफ दिखाई दिए जब दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों को पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट ले जा रही थी, तब भी दंगाई बेखौफ नजर आए और इस दौरान पुलिस की कस्टडी में मुख्य आरोपी अंसार ने पुष्पा का पोज दिया। पुलिस गिरफ्त में अंसार पुष्पा फिल्म के स्टाइल में इशारा कर रहे थे। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, बल्कि हीरोबाजी नजर आ रही है। आरोपी अंसार जिस तरह का इशारा ये 2 बार कर रहा है कि मैं झुकेगा नहीं, उससे जाहिर होता है कि दंगा फसाद की शुरुआत कराने वालों को कानून का कोई लिहाज नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि 15 अप्रैल को ही अंसार असलम को पता लग गया था कि एक शोभा यात्रा निकलने वाली है और इन लोगों ने साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस की दलील है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी है और उनके आधार पर ही पहचान करनी है। अभी भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये हिंसा हुई उसके बाद 14 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें से 12 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि दंगों के 2 मुख्य आरोपी जो है अंसार और असलम, इन दोनों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और जब इन दोनों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया तो जो नज़ारा दिखा वो काफ़ी चौंकाने वाला था। इन आरोपियों के चेहरे पर, इनके माथे पर शिकन की कोई लकीर नहीं थी और बेखौफ ये दंगाई दिखाई दे रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली हिंसा हुई उसके बाद आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया गया तब उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला, कोई मलाल नहीं है उन्हें इन दंगों का। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जहांगीरपुरी हादसे की, जिसके अंदर कहीं न कहीं दंगों ये कह सकते हैं दंगाइयों ने जिस तरीके से कह सकते हैं घटना को अंजाम दिया और उसके अंदर जिस तरीके से शनिवार रात को ही लगभग 14 लोग जो थे वो गिरफ्तार किए गए और यहाँ तक कि जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान पे पथराव किया गया, तोड़-फोड़ की गई, यहाँ तक कि गाड़ियों को भी चलाया गया, यहाँ तक कि तलवारें भी निकाली गई और यहाँ तक कि एक एएसआई के ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। तो कहीं न कहीं इससे साफ जाहिर होता है, कहीं न कहीं घटना जो थी वो सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही है, यहाँ तक कि शनिवार रात को ही लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और रविवार को ही सुबह कोर्ट के अंदर, रोहिणी कोर्ट के अंदर उन 14 को पेश किया गया, जिसमें से 12 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और 2 जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे उन लोगों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जिसके अंदर जिस तरीके से आरोपी ने ये इशारा किया 2 बार फिल्मी स्टाइल के अंदर, उससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं सोची समझी साजिश के तहत ही ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से असलम की, तो असलम की जो पुलिस पूछताछ के अंदर जो कह सकते हैं इशारे जानकारी जो मिली है वो कहीं न कहीं एक कह सकते हैं गुगली नाम के जो व्यक्ति है उसके तरफ जा रहा है, जो बदमाश बताया जा रहा है, जहांगीरपुरी का रहने वाला है, सी ब्लॉक में रहता था और उसके कहीं न कहीं पुलिस अपराधी की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर कहीं न कहीं काफी हद तक जाहिर है और लगातार उसके ऊपर 6 केस जो हैं वो इसी तरीके के कह सकते हैं पुलिस दर्ज है, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। मगर जिस तरीके से अब पुलिस जो है गुगली की जिस तरीके से तलाश कर रही है उससे कहीं न कहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस को भी कि इसके तार जो है वो कहीं न कहीं बड़े लेवल पर हो सकते हैं और कहीं न कहीं इस घटना को किसी बड़े लेवल पर ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। जी। ठीक है, इस तरीके की घटनाएं जब हो रही है दिल्ली में, फिलहाल पुलिस की कार्रवाई इसमें कहां तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस लगातार
छानबीन करती हुई नजर आ रही है। गुगली नाम के जो बदमाश है उसकी भी छानबीन करती हुई नजर आ रही है, उसको भी अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसके अंदर से 2 जो है वो नाबालिग बताए जा रहे हैं, और जो कह सकते हैं जो 21 लोग हैं वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, और भी ये आशंका जता रही है कि जिस तरीके से लगातार और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस घटना को सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर, यानी कि जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई थी हनुमान जयंती पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति रंग भी देखने को मिल रहा है। और भाजपा हम्म। की तरफ से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा कि दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आई, और कहीं ना कहीं इस पे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए मांग की जा रही है। जी राजीव, एक और खबर यहाँ पर सामने देखी गई है। जहांगीरपुरी में ये घटना हुई थी, उसके बाद भी विकासपुरी का अगर जिक्र करूं मैं, तो वहां पर इस 24 घंटे के अंदर अंदर शोभा यात्रा निकाली गई है। ये जब घटना हुई उसके 24 घंटे के अंदर विकासपुरी में जब यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा, उसमें भी देखा गया कि जो लोग हैं वहां पर वो तलवारें लहराते नजर आए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विकासपुरी के, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं तलवारें लहराई गई थी, और उस तरीके का वीडियो था वो वायरल होता हुआ नजर आया। और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने काफी हद तक समझाने की कोशिश भी की। मगर यहाँ पर जिस जिस तरीके से जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर जो घटना को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई, काफी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, कई गाड़ियों को जला दिया गया, और जिस तरीके से यहाँ पर गोली भी चलाई गई, और एक दिल्ली पुलिस के जो जवान है एएसआई, उसको भी कहीं ना कहीं गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं ये घटना साफ जाहिर होती है कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत की गई है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इसके जो आतंकी घटना कहते हैं, आतंकी से कहीं ना कहीं ये घटना जो है लिप्त ना हो। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है और 21 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और लगभग 14 लोगों को जो न्याय हिरासत में भेज दिया गया है, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो कहीं बड़े लेवल पर इशारा करते नजर आ रहे हैं। जी बड़े लेवल पर इशारा करते नजर आ रहे हैं। क्या कोई आतंकी संगठन इसके पीछे हो सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ लोग, कुछ नेता ये बात कहते नजर आए, और कुछ लोग भी ये बात कर रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसके जो तार हैं वो जुड़े हैं। किस तरीके से अभी फिलहाल सुराग मिले हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस लगातार कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने वाले जितने भी लोग थे, या फिर कहें दोषी थे, उन सबको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि जो इसके तार जो बताए जा रहे हैं कि आतंकी कह सकते हैं लोगों से हो सकते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस छानबीन करती नजर आ रही है। मगर अभी तक इस घटना की जो आतंकियों की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन्होंने उनकी द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। मगर जब तक ये गुगली नाम का बदमाश उनके दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लगेगा, जब तक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो गुत्थी है वो सुलझती नजर नहीं आएगी। मगर दिल्ली पुलिस जो है इस बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए छानबीन करती नजर आ रही है, और लगातार इसकी धरपकड़ करी जा रही है। मगर जैसे ही इसकी कह सकते हैं इसको अरेस्ट किया जाएगा, गुगली नाम के बदमाश को, तो शायद लगता है कि कहीं ना कहीं जो तार है वो कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार की शाम हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा तीनों पुलिस जोन में गश्त बढ़ा दी गई है। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतरे, लोगों को एक जगह पर जमा कर आगे बढ़ने से रोका गया।
पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार तक देखे गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 7 लोग घायल हुए, जिसमें से 6 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। दिल्ली पुलिस के एक एसआई को गोली भी लगी है, जिसका नाम मेघलाल है। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, बाजारों, शॉपिंग मॉल के पास, मेट्रो स्टेशन और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी गश्त की निगरानी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से गश्त बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, जिस हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुर में जिस तरह से हिंसा हुई और जो दो समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय के बीच में पथराव हुआ और पथराव के बीच में कहीं न कहीं कई लोग घायल भी हुए, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उस बीच में लोगों को हानि तो हुई है, लेकिन काफी पुलिसकर्मी भी इसमें कह सकते हैं कि घायल हुए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है उस बाद उस घटना के बाद जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली से सटे जो जिले हैं उनको कहीं ना कहीं अलर्ट पे रखा गया है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार ने अपना बयान जारी किया था और बयान में साफ तौर कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अलर्ट मोड पे रखा गया है और उस अलर्ट मोड को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से गश्त करे। अगर छोटी सी भी घटना रहती है तो उसको गंभीरता से ले, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर सख्त नजर रखे कि किसी प्रकार का भ्रम न फैलाया जाए, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव पर जिस तरह की तस्वीर नजर आई दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी उसकी लिबास सख्ती बढ़ा दी गई। पुलिस रोडों पे आए, राजधानी लखनऊ में भी पुलिस रोडों पर निकलकर गश्त कर रही है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की हिंसा जो उत्तर प्रदेश में न फैले उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से गश्त बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश में, किन किन इलाकों में गश्त बढ़ाई गई, किन किन इलाकों में सख्ती की गई है, ये भी विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर भी पूरी तरह से सख्ती की गई। लखनऊ में पुराना लखनऊ है, वहां पर अगर शोभा यात्रा निकली थी लेकिन उस प्रकार की कोई घटना न उसको लिया जो उसकी आग की चिंगारी उत्तर प्रदेश में न पहुंचे, तो लखनऊ के सभी जिलों में लखनऊ के सभी क्षेत्रों में सभी जगह अलर्ट रखा गया है, सभी थानों को अलर्ट रखा गया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, लखनऊ हो, गौतम बुद्ध नगर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, उन सभी जिलों में लगातार पुलिस अलर्ट मोड पे है और जो आला अधिकारी हैं, चाहे एडीजी प्रशांत कुमार है वो और समेत तमाम अधिकारी पूरी तरह से नजर बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तमाम अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए भी तैयारी की गई है। फिलहाल किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली का वो हिस्सा है जहां पर ये तमाम घटना हुई, उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि बुलंदशहर में भी शोभा यात्रा निकली तो उस बीच गंगा जमनी तहजीब सामने आई थी और जहाँ हिंदू समुदाय के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको पानी और जूस जैसी तमाम चीजें देने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तस्वीरें अलग अलग नजर आ रही हैं, लेकिन उस प्रकार की जो अप्रिय घटना ना हो, उत्तर प्रदेश को उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। और ये बात साफ हो गई कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ तौर पे कहा कि सब पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए हैं। सोशल साइट्स पर पूरी तरह से सख्ती किया है कि इस प्रकार का कोई भ्रम ना फैला सके, क्योंकि उसकी जो जहांगीरपुर की जो तस्वीर है आग है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ना पहुंचे, तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। राजधानी लखनऊ में भी देर रात चेकिंग करी जा रही थी, दिन में भी चेकिंग की जा रही है। जो संवेदनशील क्षेत्र है उस पर भी पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा गश्त बढ़ाई गई है। क्या लगता है, क्या कोई छिटपुट घटनाएं क्या अभी तक सामने आई या फिर शांतिपूर्ण माहौल इस समय? उत्तर प्रदेश में अभी तक तो पूरी तस्वीरें वो शांतिपूर्ण नजर आ रही है और दिल्ली में जिस तरह से अप्रिय घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो आग उत्तर प्रदेश में ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब संज्ञान लिए हैं, सरकार संज्ञान में लिए हुए और अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं सरकार की किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और शोभा यात्रा जिस तरह से निकाली गई और अगर इस प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर भी सख्ती है, प्रशासन जिम्मेदारी ले और तभी परमिशन दे जब शोभा यात्रा की
शांतिपूर्वक व्यवस्था कर सकें। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबर की रुख कर लेते हैं। गिरता जलस्तर, धान की बुआई के दौरान पीक पर आने वाली बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को धान की सीधी बिजाई करने का न सिर्फ आह्वान किया, बल्कि उन्होंने अधिकारियों को पानी और बिजली बचाने के लिए आगामी धान के मौसम में किसानों को डीएसआर तक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गांवों का दौरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा गिरते जलस्तर पर किए गए रिसर्च पर गहरी चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की सीधी रोपाई पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से अच्छी है, क्योंकि इससे न सिर्फ 20% तक भूजल की बचत होगी, बल्कि 10 से 15% तक पानी भी रिचार्ज होता है। इसके अतिरिक्त श्रम खर्च में भी 3000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट कास्ट कम आती है। किसान संगठनों से मुलाकात की है और किसान संगठनों की ये मुलाकात काफ़ी अहम भी रही, क्योंकि किसान संगठनों से मुलाकात के बाद सीएम ने उनकी कई मांगों को सुना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल भगवंत मान की किसान संगठनों के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी, किस तरीके की बैठक रही? जी, उसका अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी और क्रूशियल मुद्दे जो होते हैं कि उसमें जो कहीं न कहीं पंजाब के किसानों से बातचीत में संबंध की दिक्कत परेशानियों इसके बारे में बात किसान मंडियों से मुलाकात की गई। मीटिंग तो बहुत अहम माना जाता है, किसानों की और उन्होंने जो 2 मुद्दे उठाए गए हैं, पहला मुद्दा पानी का स्तर गिर रहा है, उसमें किसान खेती पे बहुत बड़ा असर है, उस चीज को लेके मीटिंग की जाती है। और दूसरा जो अगर हम कहेंगे उससे भी बड़ी प्रायोरिटी है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में 2 ही बार बार हम कहना हैं पंजाब के किसान, और लगातार इन्हीं दोनों फसलों के एमएसपी इन्हीं दोनों पर मिलती है। तो एक लगातार विशेष साइकिल बन चुका है, जिससे किसान जो फंस चुके हैं वो कोई और फसल लगा नहीं सकते, और लगाते हैं तो फिर उनका मूल्यांकन नहीं मिलता है। तो इसकी चलती बातचीत की गई थी किसानों से, उनसे रिकमेंड लिया गया था कि हम आपको अगर कोई और फसल की एमएसपी देते हैं या कोई और ऑप्शन देते हैं तो उसको कैसे लागू किया जा सकता है। इस पे किसानों ने अपनी राय दी थी और इसको एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे लिया गया। इसके बाद हम कहें किसानों ने अपनी मांगे रखी, किसानों के मुख्यमंत्री के साथ मिलने का एक मौका था, अपनी बात रखने का मौका था, तो करीब 2 घंटे ये मीटिंग चलती, इसमें किसानों ने अपनी बात भी रखी है। तौर पे कहें जो अभी का सबसे बड़ा तैयार हो रहा है वो है कि बार-बार जो कनक फसल का पहले तो अगर हम कहें उपज इस बार कम हुई है और उसके बाद जो दाने हुए उनमें भी कई दाने सिकुड़ गए हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई और एक बोनस के लिए पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा किसान ने बताया कि हमने बोनस के लिए और 500 रुपए रिकमेंड किए कि पर क्विंटल 500 रुपए मुआवजा या एक बोनस किसानों को दिया जाए। इसके ऊपर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगर हम कहें सहमति जताई और तो बोला कि हाँ जरूरत है देने की। इसके लिए वो बाकायदा अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और एरिया टू एरिया अगर पहले सर्वे किया जाएगा क्या मतलब हर एरिया में नुकसान हुआ है या कहाँ पे कितनी फसल हुई है, उन चीजों को फैक्टर इन किया जाएगा और उसके बाद एक लमसम अगर क्या देखना पूरे पंजाब को एक ही बोनस देना या फिर एरिया टू एरिया अलग-अलग बोनस देने रिकमेंड की जाएंगे। जी ठीक है, अलग अलग मांगों को लेकर किसानों ने अपनी बातें रखी, भगवंत मान ने भी उनकी बातें सुनी। कोई बड़ा ऐसा फैसला अमित जिसको लेकर किसान सबसे ज्यादा खुशी जाहिर कर रहे हों?
अरे अभी तक अगर हम कहेंगे बड़ा कोई फैसला नहीं आया। अगर हम कहें एक चीज जरूर थी, किसान नेता मंत्री ने जो गन्ने की फसल की राशि पेंडिंग थी उसको लेके भी जवाब मांगा था। उसके ऊपर अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक चीज क्लियर कर दी कि जुलाई तक पेमेंट आ जाएगी। तो किसानों के लिए अगर हम कह सकते हैं अभी ये एक बड़ी अगर हम कह सकते हैं सीधे तौर पे घोषणा है और एक बड़ी राहत है। क्योंकि पेंडिंग अगर हम बात करें तो लंबे समय से गन्ने की फसल कि जो अगर हम कहते हैं कि मिल मालिकों से पेमेंट पेंडिंग रह जाती है और ये लंबी पेमेंट पेंडिंग हो जाती है। तो अब अगर हम कहेंगे जुलाई तक सारी पुरानी पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी तो ये एक बड़ी अगर बात करते हैं कि किसानों के लिए खुशखबरी थी। उसके बाद अगर हम कहें कि जो कंपनसेशन को लेकर हम कह सकते हैं या फिर बोनस को लेकर वो एक बड़ा मेजर अनाउंसमेंट हम कंसिडर करते हैं। किसानों को राहत मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि राहत देने की जरूरत है और उसको लेकर जल्दी ऐलान किया जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी राहत अगर हम कह सकते हैं कल किसानों को दी गई है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर से किसानों के साथ मुलाकात, किसान जत्थे मंत्री के साथ 1 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया गया। तो उसमें जो आज चर्चाएं हुई क्योंकि कई चीजें हैं, खुद किसान भी बोलते हैं हमने कई लगभग 28 के करीब अपनी मांगे लेके गए थे, जिनको मुख्यमंत्री साहब ने बहुत इत्मीनान से सुना और किसान काफी हद तक खुश भी नजर आए कि मीटिंग पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री और उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, हमारे सारे पर्सपेक्टिव सुने। तो हमें उम्मीद है कि जो हमसे वादे किए गए, जो हमने सब पे गहनता से बकायदा अगर उनके जोर दिया जाएगा, उनके ऊपर सोच विचार किए जाएंगे और हमें कोई एक अच्छा जवाब मिलेगा। अब अगले हफ्ते की मीटिंग पे किसानों की नजर है और हमारी भी नजर रहेगी। हम्म, ये जो कल की मीटिंग हुई है हमें तो कितनी अहम ये माने जाए आगे के मद्देनजर, क्योंकि देखिए इस समय गेहूं के उठान का सीजन चल रहा है और इस समय भगवंत मान की सरकार जो है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर काम करने की कोशिश भी कर रही है। जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि किसानों को एक साथ उनका मुआवजा जो राशि है पेमेंट है वो मिल रही है, उनका भुगतान हो रहा है साथ साथ 24 घंटे के लगभग। किसान भी इससे खुश है। तो क्या अब किसानों की बाकी समस्याओं को दूर करने के तौर पर इस बैठक को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें कि पंजाब एक खेती-बाड़ी सूबा है, इसमें किसानों की मेजॉरिटी रहती है और कोई भी सरकार अगर आती है तो वो किसानों की गुड बुक पे रहना चाहती है। और यही चीज़ अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी सरकार शुरू से करने की कोशिश कर रही है। पहली लिफ्टिंग थी और पहली लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है किसी सरकार के लिए, क्योंकि अगर इस लिफ्टिंग में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उन्हें अपनी पूरे टेन्योर के दौरान किसानों का गुस्सा सहना पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल कोशिश की गई थी कि किसानों को हर मिलती सहूलियत दी जाए, हर संभव जो उनके लिए अगर हम कहें कि कम से कम दिक्कत परेशानी हो वो सिनेरियो तैयार किए गए, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करके उनको जो उनकी रसीद थी ऑनलाइन देने के लिए उनकी पेमेंट 24 घंटे में, लिफ्टिंग में कोई कमी ना आए, बारदाने में कमी ना, उन सब चीजों को सुनिश्चित किया गया था। इस बार अगर हम कहें कि मौसम की मार जरूर पड़ी थी पर उसको भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। उसके लिए बाकायदा हम कह सकते हैं हल कर भी दिया। देखिए जब दाना सिकुड़ने की बात सामने आई तो पंजाब सरकार ने सेंटर के सामने ये बात रखी और सेंटर भी जल्दी एक्शन आते हुए सेंटर ने जल्दी एक्शन लिया, बाकायदा टीम भेजी और टीम आके निरीक्षण कर चुकी है। उसके बाद दोबारा से लिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। बीच में थोड़ी देर के लिए अगर हम कहें कि रुकावट हुई थी लिफ्टिंग पे, पर उसके बाद वो चीज शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं किसानों की गुड बुक पे पूरी तरह रहने की कोशिश की जा रही है। और अब जो एक सबसे अहम मुद्दा सीधे तौर पर कह सकता हूँ जो सभी किसान जत्थेबंदियों के मन में था और उनके अंदर रखा भी था, और वो था कि किसान की कर्जा माफी। कर्जा माफी को लेके अभी तक कोई बड़ा आश्वासन अगर हम सीधे तौर पे कहें कि अभी तक किसानों को नहीं मिला है, पर किसान बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्हें उम्मीदें हैं कि जल्द ही आम आदमी सरकार उनके लिए कर्जा माफी को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ठीक है, कर्जा माफी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। क्या कल की बैठक में इसको लेकर कोई बातचीत हुई किसानों से, कर्जा माफी को लेकर उनसे कोई चर्चा इस दौरान हुई? अरे कर्जा माफी को लेके अगर हम कहें कि मान सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, पर अगर हम कहें किसानों ने जब ये बात जब वो बाहर से अंदर जा रहे थे मीटिंग के जाए तो उन्होंने बोला कि हमारा एक प्रायोरिटी पॉइंट ये रहने वाला है कि हम सीधे तौर पे कर्जा माफी की मांग लेके जाएंगे, ये बातें करेंगे। पर देखिए अगर हम ये बात करें कि हर एक सरकार के पास किसान जाती है तो उनका एक मेन एजेंडा, एक मेन पॉइंट हमेशा एक कर्जा माफी रहता है। पर भी देखना होगा इस कर्जा माफी के मुद्दे को टैकल कैसे किया जाता है। कई बार सरकार किसी न किसी बहाने से टाल देती है। अब ये देखना होगा कि मान सरकार मान हमारे इस एक बड़े अहम मुद्दे को, कि बहुत अहम मुद्दा और काफी लंबे समय से चल रहा है, इस टैकल करते एक बहुत बड़ा और ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। सीएम के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की खबरें इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने का विधायक का आभार भी जता रहे हैं। हालांकि अभी इस बात की घोषणा पार्टी द्वारा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। चंपावत विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटेमा से लगी हुई है। साथ ही विधानसभा के मैदानी क्षेत्र बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। सीएम धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के ही रहने वाले हैं और इसी कड़ी में विधायक गहतोड़ी एक दो दिन में ही सीएम धामी के लिए विधायकी से अपना इस्तीफा दे देंगे। पार्टी ने उन्हें देहरादून बुलाया है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज यानी सोमवार या मंगलवार को गहतोड़ी विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी में सीएम धामी ने जिस तरीके से चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, अब कांग्रेस में भी इस तरीके की गुटबाजी थी। कांग्रेस की ओर से भी विधायक जो है वो सीएम धामी के लिए अपना पद छोड़ने को तैयार थे, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपावत से सीएम धामी लड़ सकते हैं चुनाव। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये काफी बड़ी खबर मानी जा रही है और तमाम अटकलों के बीच जो चंपावत से सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ सकते हैं, माफ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर मानी जा रही है और कहीं ना कहीं काफी जो है उम्मीदें भी इस सीट से पुष्कर सिंह धामी ने लगाई हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी की हार हुई है, तो उपचुनाव को लेकर के काफी चिंतित जरूर यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के चंपावत विधानसभा सीट से वो उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इस प्रकार की खबरें हैं कि जो विधायक है वहां के कैलाश गहतोड़ी वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। उन्होंने सीएम धामी का स्वागत भी किया है कि यदि वो उपचुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का मेरी विधानसभा में स्वागत है। और इसी के साथ साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर खुद कैलाश चंद्र जो है वो भी कह चुके हैं कि जल्द से जल्द पार्टी इस बात की घोषणा करे, लेकिन अभी तक पार्टी ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है तो उनका भी यही कहना है कि निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगा, शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव को लेकर के निर्णय करेगा कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। चंपावत विधानसभा की मैं आपको बात बता दूं तो कहीं ना कहीं उनकी पैतृक जो सीट मानी जाती है खटीमा, जो जहां से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विधायक रह चुके हैं कई बार, तो कहीं ना कहीं उनसे लगी हुई ये सीट है। और यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो देखिए कहीं ना कहीं 66% वोट जो है बीजेपी को पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं इस बार 2022 के इलेक्शन में भी पड़ा है, 2017 में भी तकरीबन इतना ही मत प्रतिशत था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के मत प्रतिशत की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम देखा जाता है। खासतौर पर जो 55 चंपावत विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को 2012 में कुल जो है 40% वोट यहाँ पर पड़ा था। तो कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए और उपचुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी सारे आकलन लेकर के चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। वहीं बात की जाए तो पहाड़ के जो पहाड़ी एरिया को लेकर के, पहाड़ के वोट को लेकर के और प्लेन्स के वोट को लेकर के, तो चंपावत विधानसभा सीट में इन दोनों ही वोटों का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखा जा सकता है। जो सीटें मैदानी क्षेत्रों से लगी हुई हैं उनके वोट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वोट तो जाहिर सी बात है बीजेपी के खेमे में आ ही रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रहा है वो आसान यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बाकी सारी विधानसभाओं की बात कर ली जाए तो मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार के आए हैं,
तो कहीं ना कहीं उससे ये जरूर चिंता की लहर उनके माथे पे दिखाई दे रही है कि कहीं उपचुनाव में भी इस प्रकार का रिजल्ट उनके खिलाफ ना आ जाए कि उनको हार का सामना करना पड़े। इसलिए कोई ऐसी सीट उनकी तरफ से ढूंढी जा रही है जो काफी मजबूत भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है चंपावत विधानसभा सीट ऐसी है जो काफी मजबूत मानी जा रही है, और जिताऊ जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को ये सीट जो है जीत हासिल करा सकती है। मुस्कान। अरशद, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, इसमें अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि सीएम धामी का हमने देखा खटीमा में किस तरीके से उन्होंने पराजय हासिल की और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उन्होंने वहाँ पर हार जो है उनको हुई, लेकिन अब चंपावत से सूत्रों के हवाले से खबर है चंपावत से वो चुनाव लड़ सकते हैं। चंपावत सीट क्या वाकई बीजेपी और सीएम धामी के मद्देनजर इतनी स्ट्रॉन्ग सीट मानी जा रही है कि वहाँ से चुनाव उनको लड़वाया जाए? क्या वाकई वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद सीएम धामी जीत दर्ज कर पाएंगे? समीकरण क्या कहते हैं वहाँ के? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आंकड़े जो बता रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का है वो 60% के ऊपर है, और कांग्रेस का मत प्रतिशत तकरीबन जो है 40% के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा डिस्टेंस यहाँ पर मत प्रतिशत में दिखाई दे रहा है। जैसा कि 2022 की बात कर ली जाए, 2017 की बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम वोट जो है चंपावत विधानसभा से पड़े हैं। वहीं 2012 तक की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस प्रकार से वोट यहाँ पर चंपावत विधानसभा सीट पर पड़ते हुए नजर नहीं आए हैं, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफी मजबूत सीट मानी जा रही है। दूसरी एक और मुख्य वजह यह हो सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपने क्षेत्र के अलावा किसी और सीट से चुनाव ना लड़ना चाहें। देखिए, ये बड़ी वजह मानी जाती है। प्रदेश उत्तराखंड में यहाँ पर क्षेत्रवाद की राजनीति जो है काफी मजबूत मानी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं, और कहीं ना कहीं चंपावत विधानसभा जो है वो उनकी पैतृक विधानसभा से लगी हुई विधानसभा है। तो देखिए, उनका जो क्षेत्र है वो भी ना छूटे और उपचुनाव भी वो जीत जाए। कुछ इस प्रकार की रणनीति यहाँ पर इस पूरी चंपावत विधानसभा के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर ली जाए जिस प्रकार से इस वक्त जो स्वागत यहाँ पर सीएम का किया जा रहा है सीट लड़ने को लेकर के, उपचुनाव लड़ने को लेकर के, तो अभी तक काफी सारे विधायक जो है वो न्योता दे चुके हैं। खुद कांग्रेस के एक विधायक उन्हें न्योता दे चुके हैं। धारचूला से विधायक है हरीश धामी, और काफी ज्यादा जो है खेमे में खलबली भी मची रही है उनके बयानों को लेकर के। वो खुद एक और बयान जारी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस से अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उनका रुख आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हर वो कोशिश की गई है कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसी सीट उनके खेमे में आए जिससे उनको हार का सामना ना करना पड़े। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर निकलता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये राजनीति का चक्रव्यूह भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि धारचूला से जो उनको पेशकश की गई थी कि यहाँ से आप उपचुनाव लड़िए, कांग्रेस की सीट से आप उपचुनाव लड़िए, तो कहीं वहां से उनको हार का सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से विधायक बनकर के आया है। अब अचानक से यदि आप बीजेपी के प्रत्याशी को वहां से उपचुनाव लड़ाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां से आपको हार का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में।
मध्य प्रदेश के और चलेंगे, लेकिन उससे पहले बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर शिवसेना के कट्टर हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी मनसे ने कर ली है। युवा सेना प्रमुख और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को घोषणा की थी कि वो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जाएंगे। दूसरे ही दिन रविवार को उनके चाचा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सहयोगियों के साथ 5 जून को अयोध्या यात्रा का ऐलान कर दिया। यही नहीं, राज ठाकरे ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगे। इससे आने वाले दिनों में मनसे और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प की संभावना भी बढ़ गई है। मनसे ने औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर रखने का मुद्दा भी शिवसेना से झटकना चाहती है और इसलिए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र दिवस के मौके पर 1 मई को औरंगाबाद में सभा का ऐलान किया है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को दोपहर पुणे में आयोजित पत्रकार परिषद में 2 अहम घोषणाएं की। राज ठाकरे ने कहा कि वो 1 मई महाराष्ट्र दिवस पर औरंगाबाद में जनसभा करने जा रहे हैं और उसके बाद 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर्स को हटाकर बाबत कड़ी चेतावनी दी है। शिवसेना पिछले कई वर्षों से औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने का आश्वासन दे रही है। सरकार बनने के बावजूद इस संदर्भ में अभी तक किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल राज ठाकरे जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कभी लाउडस्पीकर्स को लेकर, कभी दिल्ली हिंसा को लेकर और कभी अयोध्या दौरे को लेकर, तरह तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। अब लाउडस्पीकर्स को हटाने को लेकर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इस पर उनका रुख बदलने वाला नहीं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा उन्होंने कहा कि वह 5 जून को अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में वह 1 मई को महाराज दिवस के मौके पे एक सभा करेंगे। इस सभा में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर भी मुद्दा उठाएंगे। दूसरी बातें उन्होंने कही कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार लाउडस्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है और तमाम पत्थरबाजी की जा रही है, ऐसे में वह इस अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेताया है कि अगर मनसे कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो उनके भी हाथ बंधे हुए नहीं है। इस तरह का वक्तव्य से कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल और तेज हो गई है और मुंबई पुलिस के लिए बड़ी मुश्किलात है कि मुंबई पुलिस रोजमर्रा की जिंदगी से आम मुंबईकरों के लिए जो काम कर रही है, अब ऐसे में धार्मिक भावना भड़काने वालों को पीछे भी मुंबई पुलिस को लगना पड़ेगा। फिलहाल ये भी देखा गया है कि महाराष्ट्र में अब विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा है शिवसेना का, क्योंकि जिस तरीके से कहीं कि हिंदूवादी मुद्दा उठा है, वहां पर हिंदूवादी के साथ साथ राष्ट्रवाद का एक मुद्दा उन्होंने उठाया राज ठाकरे ने और कहा कि लाउडस्पीकर्स को हटाना चाहिए, तरह तरह की बातें उन्होंने कही है। इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल अपडेट है वहां को लेकर कि जिस तरीके से तमाम पार्टियों का विरोध भी अब देखने को मिल रहा है? देखिए, लाउडस्पीकर को लेकर लगातार मनसे प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी सहित बजरंग दल और आरएसएस के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो अपनी आवाज उठाई है उसमें महाराष्ट्र सरकार को आगे आकर पहल करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब तक इस पे चुप्पी साधी है। लेकिन जिस तरह से छोटी मोटी हिंसक घटनाएं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर हो रही है, ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई में आए दिन पत्थरबाजी हो रही है। कल देर शाम भी एक घटना सामने आई है जहां पर शिव भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जिसमें कई शिव भक्त जो है घायल हुए हैं। उसको लेकर भी पूरी रात मुंबई का भारी बंदोबस्त लगाया गया। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे में राज ठाकरे ने एक बार फिर से कह दिया है कि 1 मई को संभाजी नगर को लेकर भी वह मुद्दा उठाएंगे। हालांकि शिवसेना पहले समय से कह रही है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी नगर रखेंगे, लेकिन अब तक सरकार में होते हुए भी उन्होंने यह काम नहीं किया जिसका मुद्दा वो उठाएंगे।
ठीक है, इसी यही मुद्दा भुनाने के लिए, शिवसेना से मुद्दा छीनने के लिए राज ठाकरे ने एक ऐलान कर दिया है कि वो अब जब दिवस होगा महाराष्ट्र का, उसमें औरंगाबाद में वो एक रैली भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए मनसे का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मनसे सीधे तौर पर अब मराठी मानुस का मुद्दा छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे पे आ गई है, क्योंकि मनसे को पता है कि आज देश में हिंदुत्व को लेकर ही सब नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो केंद्र में चाहे राज्य में है। ऐसे में मनसे ने भी अपनी बात एकदम स्टेट क्लियर कर दिया है कि वह पक्का हिंदू और कट्टर हिंदुत्व का साथ देगी और हिंदू भाइयों के एक साथ जुट करने के लिए महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की सियासी हलचलें देखी जा रही है। खासकर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत जल्द मुंबई में होने वाला है, उसको लेकर भी शिवसेना ने अपनी कमर कसी है। लेकिन मनसे जिस तरह से चौथी पार्टी के रूप में मुंबई में महानगर पालिका में है, तो जाहिर तौर पर मनसे चाहती है कि बीजेपी का हाथ पकड़कर वह कहीं न कहीं महानगर पालिका में अपनी जो है कदम मजबूत बनाए। ठीक है, कदम मजबूत बनाने की कोशिश मनसे कर रही है क्योंकि नगर पालिका के चुनाव भी नजदीक है। लेकिन फिलहाल लाउड स्पीकर्स की बात मैं एक बार फिर से करूं तो हालांकि ये नाम बदलने का तो अभी तक कुछ साफ नहीं है कि कौन मुद्दा भुना पाएगा और सरकार ने नाम क्यों नहीं बदला, लेकिन लाउड स्पीकर्स को लेकर ये साफ है। जिस तरीके से मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर्स में बजाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अगर जिक्र करें तो उनका आदेश ये था कि एक तय डेसिबल था, एक फ्रीक्वेंट डेसिबल तक आप बजा सकते हैं, चाहे फिर वो कहीं भी बजाएं, चाहे मंदिर में या मस्जिद में, लेकिन उससे ऊपर नहीं बजा सकते हैं। तो फिर समस्या कहां पर है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए सरकार ये कह रही है कि जो डेसिमल तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम उस पर अमल करेंगे, उस पर जो है लोगों से बात करेंगे। मुस्लिम समुदाय भी इस मामले के लिए तैयार है कि अगर डेसिमल कम करना है तो वो बैठकर मिल बात कर बातचीत कर सकते हैं, डेसिमल कम करके अपना जो धार्मिक पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन मनसे का सीधे तौर पे कहना है कि आप पूरी तरह से लाउड स्पीकर हटाइए, बिना लाउड स्पीकर का आप अपने घरों में नमाज कीजिए। जाहिर तौर पर यह मामला नया नहीं है, पहले समय में भी जब लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता था तो लोग अजान और नमाज करते थे, लेकिन अब लाउड स्पीकर आने के बाद जबरन लोगों के ऊपर यह थोपा जा रहा है। इस तरह की बातें जो है मनसे द्वारा कही जा रही। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तो आप बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली खाकी का एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसके बाद शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर इंदौर पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूरा मामला इंदौर के भंवर कुआं थाना क्षेत्र का है, जहां खंडवा का रहने वाला सागर नामक युवक इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वहीं पीड़िता भी पढ़ाई के लिए आई थी और इसी दौरान दोनों ने दोस्ती की और उसके बाद आरोपी सागर ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। लेकिन बाद में जब उसकी नौकरी पुलिस में लग गई तो शादी करने से मना कर दिया। आरोपी सागर अभी खंडवा में डीआरपी लाइन में पदस्थ है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी पुलिस कांस्टेबल की गिरफ्त जल्द करने की बात कर रही है।
एक महिला द्वारा थाने पे आकर के एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया है कि DRP लाइन खंडवा में रहने वाला सागर वास्किन नाम का एक लड़का जो है उसके द्वारा उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। वो जब यहाँ पढ़ती थी तो यहाँ थाना क्षेत्र भवकुआ में रहने के दौरान उसके 3-4 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। तो महिला की शिकायत पर से वहाँ के 376(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कैसे मुलाकात हो गई थी कुछ दिन से? यहाँ पढ़ने के दौरान दोनों की मुलाकात हो गई थी। इस बीच में उसकी नौकरी लग गई है और वो DRP लाइन खंडवा में पदस्थ है। बालिका यहीं पढ़ रही है। इसी दौरान इनके यहाँ शारीरिक संबंध बने थे। सिपाही भी इंदौर आ चुका है मतलब? अभी इंदौर नहीं आया, वो DRP लाइन खंडवा में ही है। वहाँ के RI साहब को बात बता दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता राहुल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, फिलहाल जिस तरीके का ये मामला है, रक्षक ही भक्षक बन गया है, किस तरीके की जानकारी? मैडम मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ये एक अनूठा मामला है जहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। सागर नामक युवक इंदौर आकर यहाँ पढ़ाई के लिए आया था और युवती भी पढ़ाई के लिए आई थी। इस दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई। युवक ने युवती को एक आश्वासन दिया था कि मैं आपसे ही शादी करूंगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने लगातार कई बार लड़की के साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया और शादी का झांसा दिया। परंतु जब उसकी नौकरी पुलिस में लग गई, उसके बाद वो मुकर गया। मुकरने के बाद उसने कहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता और वो खंडवा DRP लाइन में पदस्थ हो गया। फिलहाल इसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट है मामले में? पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पीड़िता ने शिकायत अपने दी है? ये पूरा मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में अनेकों धारा में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और बहुत जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी। क्योंकि अभी आरोपी इंदौर नहीं है, वो खंडवा पुलिस लाइन में पदस्थ है। इस कहानी में एक अनूठा ट्विस्ट भी है, क्योंकि हम पुलिस पे पूरा मामला नहीं थोप सकते और पुलिस को आरोपी भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो आरोपी है ये पहले इसने दुष्कर्म किया, शादी का झांसा दिया, उसके बाद इसकी नौकरी पुलिस में लगी है। ठीक है, तो फिर किस तरीके से कार्रवाई इस मामले में हो सकती है राहुल? अब तुरंत जो खंडवा SP है उनको सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्दी आज या कल में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और गिरफ्तारी करके उसको यहाँ लाएंगे इंदौर, और फिर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ के जो पुलिस कप्तान है राकेश गुप्ता IG, उनसे भी ANB की बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस का कोई भी जवान हो, SP हो, DSP हो या कोई भी हो, यदि ऐसे कृत्य करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यदि ये सही सिद्ध होता है तो। फिलहाल पीड़िता का क्या कुछ कहना है? पीड़िता अभी सामने नहीं आई है, सिर्फ उसने शिकायत दर्ज कराई है, परंतु उसके परिजनों का कहना है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमारी बेटी के साथ ये गलत हुआ है। और पुलिस प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि वो अपने पुलिस के जवान को पुलिस न समझ के आरोपी समझे और आरोपी समझ के कार्रवाई करे। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है पीड़ित पक्ष के ओर से। ठीक है, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन भी पीड़िता को दिया है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटनाएं आती रही है जब रक्षक ही भक्षक बनता है। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास पुलिस पर करते हैं, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो इस तरीके का कृत्य करेंगे, तो जनता विश्वास किस पर करेगी? ये सही बात है मैडम। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, निडर हैं और जनता की सेवा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो खुद पुलिस में है, बहुत सारी चीजें सबूत हटा सकता है, सबूत मिटा सकता है और पीड़ित पक्ष पे दबाव भी बना सकता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, पर जब मामला प्रकाश में आ जाता है, मीडिया में आ जाता है और उसको सहारा मिलता है जब पीड़ित पक्ष को, तब उसको न्याय मिल पाता है।
और राहुल, एक बात ये भी जानने वाली है कि पीड़िता ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उसके बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या पीड़िता का मेडिकल हुआ, इस बात की पुष्टि हुई कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? अभी मेडिकल हुआ है पर पुष्टि नहीं हुई है कि उसके पास उससे दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत जल्दी पुष्टि हो जाएगी और उसके बाद पुलिस ने धारा दर्ज कर ली है। यदि ऐसा होता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये एसपी ने भी आश्वस्त किया है, थाना प्रभारी ने भी किया है और इंदौर संभाग के आईजी राकेश गुप्ता ने भी आश्वस्त किया है कि कोई भी पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और कोई भी हो सामने, वो पुलिस वाला हो या कांस्टेबल हो या एसपी हो, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का कृत्य माफी के लायक नहीं है। कौन कौन सी धाराएं राहुल लगाई गई है फिलहाल आरोपी पर? अभी पुलिस ने इस बारे में बताया नहीं है, पर बहुत सारी धाराएं लगाने की बात करी है। वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगी रिपोर्ट उनकी। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में शादी का झांसा देकर जिस तरीके से एक युवती से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद पुलिस में पदस्थ होने के बाद जो आरोपी है, जो युवक है, उसने शादी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद अब पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप उस अधिकारी पर लगाया है। आपको बता दें कि जो अधिकारी है उसने पहले शादी का झांसा दिया, पहले दोस्ती की, उसके बाद शादी का झांसा दिया और उसके बाद कई बार महिला युवती के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन बाद में उसकी नौकरी लगने के बाद खंडवा में डीआरपी लाइन में वो पदस्थ हो गया और उसके बाद युवती ने उस पर केस दर्ज किया है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।